मित्रों नमस्कार। हम लोग बायोजियोग्राफी या जैवमंडल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। लगभग 90 प्रश्न कर चुके थे। इसमें लगभग 300 प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम लोग इसको जो है और आगे बढ़ते हैं। 92 प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है। तो जो हैबिटाट, बायोम और क्लाइमेटिक फ्रंटियर, ये सब तीनों तो कोई संबंध ही नहीं है अनुक्रमण से। जो अनुक्रमण के अंतिम अवस्था में होता है वो क्लाइमेक्स होता है। कैसे होता है एक बार संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो बायोटिक सक्सेशन या अनुक्रमण के जो चरण होते हैं वो 6 होते हैं। पहला होता है न्यूडेशन, इन्वेजन दूसरा होता है, फिर अवस्थापन या इसेंस, स्पर्धा या कंपटीशन चौथा होता है, और प्रतिक्रिया जो है पांचवा और छठवां स्थिरीकरण होता है, स्टेबलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें हम दो अनुक्रमण होते हैं, जैसे एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। दोनों में अंतर यही होता है कि जो प्राइमरी होता है वो, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और वहाँ पे सारी सब कुछ नष्ट हो गया और अब नए सिरे से वहाँ एक चट्टान है, नग्न चट्टान है, उसे न्यूडेशन कहेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे किसी पक्षी या किसी प्रकार से बीज या कुछ जो है आता है, इन्वेजन या प्रवास, माइग्रेशन हो करके पेड़ पौधे आते हैं, उनके बीज, फिर उनका विकास होता है। तो तीसरे नंबर फिर अवस्थापन होता है या इसेंस होता है। तो वहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास होने लगता है। फिर क्या होता है, जब विभिन्न प्रजातियां जो है क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं, तो उसमें स्पर्धा होता है चौथे चरण में। तो उसमें जो श्रेष्ठ जो है प्रजाति होती है वो रह जाती है, बाकी नष्ट होने लगती हैं। उसके बाद पांचवें चरण में क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो जो श्रेष्ठ प्रजाति है वो अपने अनुसार जो है पूरे पर्यावरण को बदल देती है, उस एरिया के पर्यावरण को ही बदल देती है। इसको प्रतिक्रिया कहते हैं। और स्थिरीकरण में क्या होता है कि इनका विकास अच्छे से हो जाता है। और जैसे मान लीजिए ये वनों का विकास, मान लीजिए वृक्षों का है, तो ये जो छठवें स्टेज में क्या होता है, वनों का सघन वनों का विकास हो जाता है, वो क्लाइमेक्स में पहुंच जाते हैं, चरम जो है इसमें हो जाता है। और ये जो है सामान्यतः जैसे कोई आपदा आती है तो ये जो है नष्ट नहीं होती हैं। और जैसे मान लीजिए फिर ज्वालामुखी या कुछ आ गया तो भले नष्ट हो जाए, लेकिन मानवीय या जो सामान्य आपदाएं आती हैं, बाढ़, उनसे जनरली जो है जल्दी से नष्ट नहीं होता। तो ये इसको स्टेबलाइजेशन कहते हैं। इसी अवस्था में चरम या क्लाइमेक्स जो है अवस्था होती है। अब जैसे वृक्षों के संदर्भ में जो सघन वन जो होते हैं वो छठवीं स्टेज में होगा। पहले स्टेज में वहाँ पे मिट्टी का विकास होगा जब चट्टान होती हैं। अब इसी में देखिए दो होता है, प्राथमिक सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे मानो कोई चीज़ नष्ट कर देता है तो फिर जो है सेकेंडरी सक्सेशन होने लगता है। अब चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार जो है देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा क्लाइमेक्स। अंतिम जो चरण में होता है उसे क्लाइमेक्स कहते हैं। देखिए, अनुक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम वार्मिंग एवं क्लीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या आवास में वनस्पति के एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन या अनुक्रमण कहते हैं। इस तरह परिवर्तन, मतलब जो बताया, जो क्रमिक परिवर्तन होता है 6 स्टेज में, उसको जो है अनुक्रमण कहते हैं। अब राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ये 2002 में है। निम्नलिखित कथनों में कौन जैवमंडल के बारे में सही नहीं है? जीवमंडल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। जीवमंडल के जैविक एवं अजैविक संगठक एवं ऊर्जा संगठक होते हैं। कौन सा सही नहीं है बताना है। इसके दो प्रमुख तंत्र हैं, स्थलीय, जलीय। ठीक है, ये भी सही, सब सही है। इसकी ऊपरी सीमा वायुमंडल में मात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता द्वारा निर्धारित होती है। ये ऑक्सीजन की उपलब्धता द्वारा निर्धारित नहीं होती है। देखिए, जीवमंडल की, ये गलत है, ये मतलब ये डी इसका आंसर हो जाएगा। जीवमंडल की ऊपरी सीमा वायुमंडल में मात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता द्वारा निर्धारित नहीं होती है। जीवमंडल के आवरण का संगठक सामान्य रूप से 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, मिट्टी और सैल की पतली परत से होता है। जीवमंडल के ऊपरी
सीमा वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन तथा आर्द्रता में कमी, तापमान में ह्रास, ठंडक दशाएं पाई जाती हैं। जीवमंडल की निचली सीमा ऑक्सीजन एवं सूर्य प्रकाश की उपलब्धता पर्याप्तता द्वारा निर्धारित होती है। इसके स्थानीय एवं जलीय दो तंत्र होते हैं। जीवमंडल के संगठक कौन कौन है? जैविक और अजैविक एवं ऊर्जा, ये तीन हैं। ये देखिए क्वेश्चन अभी बार बार आएगा, पहले हम लोग व्याख्या अच्छे से पढ़ लेंगे, बाद में जल्दी जल्दी करेंगे। अब ये 95वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौरमंडल होमोस्फीयर में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका जो है जो स्रोत होता है वो वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। शुद्ध प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सही है? शुद्ध प्रकाश संश्लेषण के लिए यह पौधों में पूर्ण प्रकाश संश्लेषण से श्वसन की ऋणात्मकता जो है ये शुद्ध के लिए सही है। नेट प्रकाश संश्लेषण के उसमें श्वसन की जो है श्वसन घटा लिया जाता है। और निम्नलिखित में कौन सी जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो अपर्दन चक्र जो है ये अलग चीज़ है, जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। और अब देखते हैं इसमें हरित पादप, पशु परजीवी, पादप परजीवी और कवक। देखिए कवक क्या है? ये अपघटक है। और हरित पादप क्या है? उत्पादक है। पशु या पादप परजीवी जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और पशु परजीवी जो है सेकेंडरी उपभोक्ता हो जाएगा। 99 देखते हैं अब। कौन से जीव भोजन के लिए घास एवं मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो जो सर्वहारी होते हैं वो दोनों करते हैं। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है। ये सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है। ये सकल प्राथमिक उत्पादकता इसको कहते हैं। नेट इसी परिवहन तंत्र में मूलभूत परिपथों की संख्या एवं उस तंत्र में अधिकतम संभव परिपथों की संख्या के अनुपात में जो संयोजन सूचकांक होता है वो क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। अल्फा। बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है। बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियों की गतिशीलता बढ़ती जाती है। जो बढ़ते पोषण स्तर के साथ जो है इनका ह्रास ऊर्जा का बढ़ता जाता है, क्योंकि जो उच्च पोषण स्तर पे जीव होते हैं उन वो जो है ऊर्जा का अधिक ह्रास करते हैं, क्योंकि वो गतिशीलता उनकी बढ़ती जाती है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं। 102 102 ए दोनों सही है और एक व्याख्या भी करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही कथन है? आदमी एक द्वितीयक उपभोक्ता है, चुचुंदर एक तृतीय उपभोक्ता है, टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, ये सही है। मानव जो है चतुर्थ उपभोक्ता है, सर्वहारी है, उल्लू तृतीय उपभोक्ता है और टिड्डा प्राथमिक है। चुचुंदर जो है द्वितीयक है। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थों का मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तन होता है, ये अपघटक होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। आसान क्वेश्चन है ये। कौन सा संवहनीयता का गुण नहीं है? ये है पारिस्थितिक संसाधनों की निरंतर आपूर्ति, पारिस्थितिक कार्य, पारिस्थितिक संतुलन बना, ये सभी जो है संवहनीयता के गुण हैं। अनुकूल पारिस्थितिक अंगों मांगों को पूरा करना ये संवहनीयता का जो है गुण नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मांग को पूरा करते जाएंगे उतनी ज़्यादा पर्यावरण नष्ट होता जाएगा। 105 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? तो जो है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो जीवमंडल में ये तीनों ही आ जाएगा, वायुमंडल, स्थलमंडल, जल। जीवमंडल में तो सारे समाहित हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा हो जाएगा जीवमंडल। पृथ्वी से व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी। मिलानोकोविच, ये जलवायु से परिवर्तन से संबंधित है। मिलानोकोविच चक्र से याद कर लीजिए, मिलानकोविच चक्र। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है ये पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से। ये जो है लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से है।
इम्पोर्टेंट है। चाहिए तो पढ़ लेंगे। 109। निम्नलिखित में कौन सा एक पृथ्वी की सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये झीलें हैं। सबसे बड़े भंडार जो है झील है। देखिए कहाँ कहाँ कितने हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। 70.8% है जल, कितना है स्थल है, और महासागरों पे कितना है, और हिमानियों में कितना है। ये 2 दशमलव इम्पॉर्टेंट है। हिमानियों हिमटोपियों में 2.05 इम्पॉर्टेंट है। भूमिगत जल 0.68%, झीलें 0.01। इसमें यह ऑप्शन है ही नहीं, तो झीलें ही सबसे अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ हिमटोपियाँ या आइस होता तो हो जाता सबसे ज़्यादा। भूमिगत जल भी नहीं है, 0.68% है। सतह पे सबसे अधिक झीलें हैं। मृदा में नमी, वायुमंडल, नदियाँ, जैवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बर्फ के टुकड़े आर्कटिक क्षेत्र के माध्यमिक पारिस्थितिक पाई जाती है। पारिस्थितिकी उत्पादकता के मुकाबले मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए तापमान प्रतिबंधकीय है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता सौर विकिरण की मात्रा पर अधिक निर्भर करती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाए प्रश्न कि सौर्य जो है विकिरण की मात्रा पर अधिक निर्भर करती है, तुरंत सही हो जाएगा वो चीज़। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है? तो पारिस्थितिक संतुलन जो है चाहिए, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग ठीक है। निर्वहनीकरण पर नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। संसाधनों का संरक्षण भी होना चाहिए। विकासशील देशों का औद्योगिकरण, अगर औद्योगिकरण होगा तो वो पारिस्थितिक संतुलन के लिए अच्छा नहीं होगा, तो औद्योगिकरण जो है नहीं होना चाहिए। डी, 111 का डी। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में विश्लेषण किया गया है। ये जो है संवहनीय विकास का, पर्यावरणीय विकास और अंतर संबंध का, इसमें हो जाएगा ऑप्शन। ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है 87 में आई थी, 1987 में। देखिए हमारा साझा भविष्य, और हमारा साझा भविष्य ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987। आवर कॉमन फ्यूचर, सतत विकास। अब ये देखिए करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उनके स्तर पर आधारित है? ऊर्जा के स्रोत और उनके स्तर पर आधारित है। तो मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र, ईंधन अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र, मानव अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र जो है ऊर्जा के स्रोत और उनके स्तर पर आधारित है। प्राकृतिक। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैविक समुदाय और उनका वातावरण एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, इसी को पारिस्थितिक तंत्र कहता है। हमारी पृथ्वी स्वयं, तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दी है केवल। 115। केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए पेरियार है? ये पेरियार। अ, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ये जो है खंड जेंडजोंग है। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है ये। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? दिहांग दिबांग है। खंड जेंडजोंग, ये ऐसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक, ये सब आ चुका है क्वेश्चन, नेस ने। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? शैवाल, शैवाल तल और भित्तियों का, महाद्वीप मग्न तटों का, खुले महासागर। जहाँ शैवाल आ जाए तो सबसे ज्यादा शैवाल का होता है, कवक, शैवाल, ये सब। पारिस्थितिक तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित किया जाता है।
तो ये हानि अगर घटा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निवल प्राथमिक उत्पादन, निवल प्राथमिक उत्पादन होगा डी, 119 का डी, निवल प्राथमिक उत्पादन। इसी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों के अतिरिक्त जो उत्पादन होता है उसे द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड क्या होगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमता कम होती है, ये जो है सही है। उच्च पोषण स्तरों से श्वसन द्वारा होने वाला ऊर्जा ह्रास अपेक्षाकृत कम होता है, ये गलत है। उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियों उपलब्ध खाद्य आपूर्ति के उपयोग में कम, ये भी गलत है। उच्च पोषण की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमता कम होती है, ये सही है। आहार श्रृंखला युक्ततः लंबा होने का प्रयास करती है, ये नहीं, लंबा नहीं, ये शॉर्ट होने का प्रयास करती है, तो ये सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक, ये तो सवाल जो है जैविक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जीवमंडल भंडार में एक प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। जीवमंडल भंडार में क्रोड क्षेत्र तथा अंतःस्थल मंडल होते हैं। जीवमंडल भंडार में संक्रमण क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। जीवमंडल भंडार की विकासीय भूमिका, संरक्षण भूमिका, लॉजिस्टिक भूमिका होती है, तो ये डी इसका सही हो जाएगा। वृक्षीय प्राणी जात बहुयात बहुतायत अल्प चारागाह मांसाहारी पशु एवं जलीय जीवों का आधिक्य विशेषता है, वृक्षीय प्राणी जात। अच्छा, ये जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वहाँ की विशेषता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। मरुस्थलीय पौधों की जड़ों के तंत्र काफ़ी लंबे विकसित होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ों के विकास को प्रभावित, क्योंकि पानी उनको चाहिए, तापमान अधिक रहता है तो वो उनकी जड़ों का तंत्र काफ़ी लंबा हो जाता है। ये कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। निर्वहनीकरण भूमंडलीय तापन में वृद्धि का कारण है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं क्योंकि निर्वहनीकरण में भूमंडलीय तापन में वृद्धि का कारण है। नहीं, ये जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो है व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं करते। का जो है आंसर होना चाहिए बी, 126 का बी। जयमंडल की संकल्पना का सूत्रपात किया था, तो एडवर्ड सुएस ने किया था। आसान क्वेश्चन है ये। इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास करना, इको डेवलपमेंट का कार्य है। लोग प्रश्न जल्दी जल्दी करें। जैविक कृषि के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और कूट से सही उत्तर दीजिए। जैविक कृषि के विषय में, तो यह पौधों के विकास हेतु पारिस्थितिकी क्रियाओं को उपयोग करने का आग्रह करता है, यह अंतर फसली कृषि पर बल देता है, या रासायनिक उर्वरकों का अधिक निवेश अनुशंसा करता है। रासायनिक उर्वरक जहाँ आएगा तो गलत हो गया है। यह समन्वित कीट प्रबंधन, ये तो सब सही है, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक वायु प्रदूषण के नियंत्रण का यंत्रीय उपाय नहीं है, तो ये देखिए फैक्ट है ये 130 का जो हो जाएगा साइक्लोन सेपरेटर, और 130 का इसका आंसर जो है क्या दिया गया है, ये सिंडर ब्लॉक बैग फिल्टर ब्रेट स्क्रेबर, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हमें भी नहीं पता है, ये हो जाएगा ए, ये सिंडर ब्लॉक क्या क्या चीज़ है इसे देख लेते हैं। सिंडर ब्लॉक, ये देखिए बैक फिल्टर जो होता है वो कारखानों की चिमनियों के जो धुओं को लिए होता है। इस साइक्लोन सेपरेटर जो होता है ये 50 माइक्रोमीटर बड़े आकार वाले कणीय पदार्थों को फिल्टर हेतु उपयोग किया जाता है। साइक्लोन सेपरेटर या ब्रेड स्क्रेबर धुएं और साइक्लोन चक्रवात की तरह मंथन करता है। इसके बाद मतलब वही एक जो है इसमें जो दिया गया है ये सिंडर ब्लॉक, ये जो है नहीं है, बाकी तीनों
प्रदूषण वायु प्रदूषण नियंत्रण में यंत्रीय उपाय हैं। प्रश्न संख्या 100 में से एक सही है। स्वपोषित पौधों द्वारा प्रति समय एवं क्षेत्रीय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि को पारिस्थितिक उत्पादकता कहते हैं। रासायन पोषित पौधों द्वारा प्रति इकाई में जैविक पारिस्थितिक उत्पादकता कहते हैं। प्रकाश शोषित पोषित पौधों द्वारा प्रति इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर को पारिस्थितिक उत्पादकता कहते हैं। में एक सही है। स्वपोषित पौधों एवं प्रति समय एवं क्षेत्रीय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि को पारिस्थितिक उत्पादकता कहते हैं। ये पहला ही सही है। भार को नहीं कहते। नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, वो है वाष्पोत्सर्जन। वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह कथन किसका है? तो ये फिटिंग का कथन है। वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, ये जो है किसका कथन है? याद कर लीजिए आप लोग। ए फिटिंग, ए फिटिंग का है। वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। 134 देखिए आसान है ये। स्वपोषी शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी। सर्वाहारी मानव हो जाएगा, मांसाहारी जो है तेंदुआ हो जाएगा, शाकाहारी भेड़ हो जाएगा, स्वपोषी घास हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है? तो ये स्वपोषी जो होते हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं? पेड़ पौधे हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? या एक ये बंद तंत्र जैसे आएगा तो ये सही नहीं होगा। 137 का बी। 138 पारिस्थितिक तंत्र के निम्न घटकों में कौन सा एक जैव और अजैव साम्राज्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? ये जो वियोजक होता है, जब जैव पदार्थ जो है मृत हो जाता है तो उसको डिकम्पोज कर देता है, तो ये मध्यस्थ का कार्य करता है, डिकम्पोजर। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के विषय में निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? ऊर्जा एक दिशीय होता है, ठीक है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है। बढ़ते पोषक स्तर ऊर्जा की क्षति कम होती जाती है, कम नहीं होती है, ये ह्रास बढ़ता जाता है, ये सही है। और ये कम नहीं होता, मतलब ये पूछ रहे हैं सही नहीं है, ये जो है सी आंसर हो जाएगा। सापेक्षिक क्षति कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। निम्नलिखित में से किसकी पहली बार 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को याद कर लीजिए, क्रिस्टियन रानकिएर ने किया था। क्रिस्टियन रानकिएर ने। वन रूप प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है, तो ये क्या है? पर्यावरणीय दशाएं जो होती हैं वो प्रकृति में अनुकूलन होती हैं, बायोडाइवर्सिटी, ये सब। पारिस्थितिक आतंकवादी किसे कहा गया? यूकोलिप्टस को कहा गया है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा जो है पानी का अवशोषण करता है, इसलिए इसे कहा गया। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय वनों में होती है, वर्षा वनों में। निम्नलिखित में कौन पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन है, लोहा नहीं है। पौधों को उनकी वृद्धि जरूरतों को पूरा करने हेतु कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती थी? याद कर लीजिए इसे। 18। 18 18 होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आया है तो इसमें 16 निकटतम आंसर माना गया है। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस में सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है कि ट्रॉपिक स्तर की अवधारणा पर थर्मोडायनामिक्स की द्वितीय विधि लागू होती है? तो ये ऊर्जा प्रवाह 100% क्षमता एवं ट्रॉपिक स्तर के अगले ट्रॉपिक स्तर पर प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊर्जा प्रवाह 100% क्षमता एक ट्रॉपिक स्तर के अगले
ट्रॉपिक स्तर पर प्रवाहित होती है। इसमें ट्रॉपिक स्तर की अवधारणा पर थर्मोडायनेमिक्स की द्वितीय विधि लागू होती है। ये देखिए वही सब क्वेश्चन फिर से आया है। ये स्वपोषी, विषमपोषी और शाकाहारी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शाकाहारी वो जीव पौधे जो शाकाहारी जो होते हैं, पशुओं से भोग नहीं करते हैं, तो ये जो है शाकाहारी नहीं होगा, वो सर्वाहारी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील होता है ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्वों, खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से। ऊर्जा, पोषक तत्व और खनिजों का जो परिसंचरण होता है वो क्रियाशील होता है उसी से। 150वां प्रश्न देते हैं। तो ये देखिए क्रम जो इसका पूछा है, स्वपोषी पहले होते हैं, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, फिर अवघटक। आहार जाल क्या होता है? आहार श्रृंखलाओं का एक अंतः ग्रंथित जाल होता है ये आहार जाल। घास क्षेत्र जो है बायोमास पिरामिड कैसा हो जाएगा? तो घास क्षेत्र में जो है सीधा होगा, बायोमास ऐसे सीधा होगा। यहाँ पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा होंगे, फिर धीरे धीरे जो उनका बायोमास कम होता जाएगा, तो सीधा पिरामिड बनेगा। वृक्ष का पिरामिड। 152, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च पारिस्थितिकी उत्पादन का प्रदेश है? तो इसका मतलब बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ होगी? उष्ण एवं शीतोष्णकटिबंधीय वन में। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के पोषक तत्वों का संचरण होता है। पारिस्थितिक तंत्र के पोषक तत्वों का संचरण होता है उत्क्रमणीय, क्रमणीय होता है। बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी क्या चीज है? ये बड़े समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र का उपतंत्र है, उपसमूह बंगाल की खाड़ी। अब देखिए जैविक अनुक्रम और प्राथमिक इससे संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? शाकाहारी हिरन हो जाएगा। और ये देखिए फिर वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये तृणभक्षी जो है द्वितीय उपभोक्ता नहीं है। तृणभक्षी जो है होता है क्या हो जाएगा? वो विघटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण के चरणों में शामिल नहीं है? तो जो 6 चरण हमने बताया था उसमें समायोजन कहीं नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये देखिए 6 चरण बताए हैं, न्यूडेशन, इन्वेजन, इसेंस, कंपटीशन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में जो है क्लाइमेक्स जो है होता है। निम्नलिखित में किस प्रकार के जानवरों के विसरण को वृहद पलायन के में सम्मिलित किया जाता है? तो ये जो होता है जानवरों का जो होता है तीव्र विसरण होता है। 159 का डी, 159 का डी। जानवरों में बड़े पैमाने पर पलायन रैपिड होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। रैपिड फ्लो में एक दूसरे से क्षेत्र से जानवरों को बड़े पैमाने पर पलायन शामिल होता है। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 पे जो है ये घटा लीजिए, इसमें से तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, तो उपभोक्ता तृतीयक हो जाएगा, पोषण स्तर चौथा हो जाएगा। देखिए फिर वही चीज़ है। 161, 162 देखते हैं। मांसाहारी खाद्य श्रृंखला में चौथे पोषण स्तर पर होते हैं। तो पोषी शाकाहारियों की ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। मांसाहारी अपनी ऊर्जा शाकाहारियों से प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी अपनी ऊर्जा स्वपोषियों से प्राप्त करते हैं। तो इसमें मांसाहारी खाद्य श्रृंखला के चौथे पोषण स्तर पर नहीं होते हैं, ये गलत है केवल। मांसाहारी जो है तृतीयक तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक पोषक स्तर पे होते हैं। मनुष्य चतुर्थ पोषक स्तर पे होता है। सर्वाहारी। आहार श्रृंखला के अंत में आने वाले जीव का अपना आहार प्राप्त करने के लिए काफी बड़े क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। आहार श्रृंखला के अंत में आने वाले जीव जीव हैं, आहार प्राप्त करने के लिए काफी बड़े क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है, ये सही है। पादप से दूर की श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा पादप के से दूर की श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाती है। ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाती है। ऊर्जा की मात्रा, एक कथन और कारण जो है
सही है। तो इसका कारण जो है ये सही नहीं है, क्योंकि पादप से दूर श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती नहीं है बल्कि घटती जाती है। जैसे अ, पोषक स्तर जो है बढ़ता जाता है तो उनमें ऊर्जा ह्रास होता है, तो ये ऊर्जा की मात्रा बढ़ती नहीं है बल्कि ये घटती है। आंसर हो जाएगा सी। और गलत है। 163 के बाद 164। बायोम की प्रादेशिक, बायोमास नहीं है ये, बायोम है ये, मिसप्रिंट हो गया है। बायोम की प्रादेशिक परिसीमाएं प्रायः विवेकाधीन होती हैं और प्रमुख प्रकार के सभी बायोम, बायोम जो है, बायोम सागर और भूमि पर विद्यमान है। तो देखिए जो इसका आंसर ये दिए हैं, सी दिए हैं, आर गलत नहीं है, क्योंकि प्रमुख प्रकार के बायोम जो है सागर और भूमि पर हैं, ये तो सही ही है। तो इसको जबकि ये गलत माने हैं, तो हमारे हिसाब से ये इसका दोनों कथन और कारण सही है और व्याख्या नहीं है। इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि प्रमुख बायोम जो है सागर और भूमि दोनों पर होते हैं, सागरीय और तलीय। बायोमास का पिरामिड जो है प्रतिलोमित होता है, मतलब उल्टा कहाँ पे होगा, तो ये होगा जो है अलवण जल, फ्रेश वाटर पारिस्थितिकी तंत्र में का जो है बायोमास उल्टा होगा। बायोमास ऊर्जा स्रोत जो नाजुक परिसीमा में आते हैं पुनर्विकरणीय संसाधन है, रीनिजेनाइजेशन जो होता है, ये बिल्कुल सही है। और एक समय सीमा के बाद बायोमास का पुनर्भरण किया जा सकता है, ये भी सही है। और कथन कारण वो दोनों ये व्याख्या भी करेंगे। बायोमास जो होता है, बायोमास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और यहाँ तक कि अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की गई ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है। एक समय सीमा के बाद बायोमास का पुनर्भरण किया जा सकता है। ऊर्जा के स्रोत पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। ठीक है ये। वे पौधे जो अपने जीवन दूसरों पर गुजारते हैं, तो वो होता है एपीफाइट, परजीवी जो होते हैं, ये विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। जिन पे जो है, हाँ, देखिए जीरोफाइट्स क्या होता है, ऐसे पादप समूह जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में रहते हैं। और एपीफाइट ये जो है लताएं होती हैं जो वृक्षों पर आदि पर दूसरे वृक्षों के तनों पर उगती हैं। हेलोफाइट्स ये लवणीय होता है, पादप कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो है जलीय जो है, जल निमग्न पौधे। आर्द्र क्षेत्रों के आवास को विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है। आर्द्र क्षेत्रों में तो ये जल क्रमक होता है, प्राथमिक अनुक्रमक, स्थलक्रमक और स्थिरीकरण। ये जल क्रमक होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। 160 हो गया। 100 निम्नलिखित में कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित होती है? सर्वाहारी मतलब मानव। जीव पदार्थों के प्राकृतिक तत्वों में निम्नलिखित समूह में पृथ्वी पर 99% ज़्यादा बायोमास जैवभार बनाता है। ये कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये इसका आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण के जैविक संगठन संगठन में शामिल नहीं है। पर्यावरण में अ, जंतु तंत्र, पादप तंत्र, सूक्ष्म जीव तंत्र, मृदा तंत्र जो है, जैविक संगठन, जैविक संगठन कह रहा है, बाकी तो मृदा तंत्र तो होगा ही पर्यावरण में, जैविक संगठन में मृदा नहीं होगा। ये आसान क्वेश्चन है। उच्च श्रेणी के जैव स्तर में समाहित है। उच्च श्रेणी के जैव स्तर में जीव संख्या जो है होती है, उच्च श्रेणी के जैव स्तर में जीव संख्या समाहित है। इसमें पादमक सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं। पादपों को जातियों के असंख्य प्रकार हैं। प्रजाति यहाँ पक्षियों और चमगादड़ों का प्रभुत्व रहता है। निम्न में कौन एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन तो है ही। बीओडी क्या होता है? ऑक्सीजन की जो है जो मांग होती है। तेल, ऑयल, स्लिक, ये सब जो है प्रदूषण से संबंधित है। यूट्रोफिकेशन जो अधिक ज़्यादा जो है जब हो जाता है तो
खाद्य जो है, जैसे नदियाँ बह करके समुद्रों में आती हैं तो बहुत ज़्यादा पोषण अधिक मिलता है, तो शैवाल मर जाते हैं, यूट्रोफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन जो है जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। निम्न में कौन भौमिकीय चक्र का भाग है? भौमिकीय चक्र का भाग जो है जलीय चक्र होगा। 174 के बाद 175 निम्नलिखित में किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित किया जाता है? क्या हो गया 174? हाँ, निम्नलिखित में किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित किया जाता है? मूल संगठकों में जो शामिल होता है अजैविक, जैविक और ऊर्जा। ये तो नहीं, ये स्थानिक होता है। किसी स्थान विशेष में जो मूल संगठक होते हैं वो होता है क्या? स्थल, जल, मृदा और वायु। ये है स्थानिक संगठक। अजैविक या भौतिक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक, ये पर्यावरण के संगठक हैं 3 प्रकार के। तो जो स्थानिक संगठक है वही जो है भौतिक संगठक है वही। खाद्य श्रृंखला नीचे दिए गए में से किसी एक को संदर्भित करती है। तो हाँ, खाद्य एक जीव से समुदाय से दूसरे को स्थान जो है करना, वो खाद्य श्रृंखला का जो है ये है यही। पौधों से जो है जीवों में, जीवों से मांसाहारी सर्वाहारी में ट्रांसफर होता है, उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य जाल बनता है। श्वसन के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है। देखिए, बढ़ता नहीं है ये, श्वसन के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय, हाँ ठीक है, सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है, ये सही है। क्योंकि जो है वो अधिक चलना पड़ता है और शरीर की ऊर्जा व्यय होती है। बढ़ते पोषण के साथ जंतुओं को अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक चलना और कार्य करना पड़ता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 177 का ए। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो इसमें देखिए, पोषण स्तर पर स्वपोषी प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। पोषण स्तर पर एक संचित भंडारित ऊर्जा या जैविक पदार्थों की मात्रा को शुद्ध प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। पारिस्थितिक उत्पादक चाहे सकल है या शुद्ध हो या सामान्यतः ग्राम, वर्ग, मीटर, दिन, वर्ष मापन करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति समय में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों को आर्द्र भार या को बायोमास कहते हैं। आर्द्र भार को बायोमास नहीं कहते हैं, जबकि पूर्ण जो वो शरीर होता है या वृक्षों की पूरी जो जितनी भाग होता है वो उसे बायोमास कहते हैं। तो ये कथन गलत है, आर्द्र भार को नहीं केवल कहते। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशतता को कहा जाता है। ये पारिस्थितिक उत्पादकता। इनमें कौन से एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है? ये सब जो है हैं, ये ऑक्सीजन आइसोटोप जो है ये जलवायु परिवर्तन का नहीं है। आप इसे याद करिए, जीवात्म से पराग, वृक्ष वलय वृद्धि और ड्यूरी क्रस्ट, ये सब जो है जलवायु परिवर्तन के जैविक संकेतक हैं। शाकाहारी जंतु आहार श्रृंखला के किस पोषण स्तर से संबंधित है? शाकाहारी जंतु, तो शाकाहारी जो होते हैं पहला नंबर पे होता है, जो मतलब पहले पे तो जो पौधे होते हैं जो सूर्य से भोजन बनाते हैं और पौधों को खाने के लिए जस्ट दूसरे नंबर पे शाकाहारी होते हैं, कुपोषण स्तर पे होते हैं। तीसरे पे जो है शाकाहारियों को जो खाते हैं वो मांसाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी होते हैं। और चौथे नंबर पे सर्वाहारी होते हैं, जो मांसाहारी मांस उसको भी खाते हैं और शाकाहारियों को खाते हैं और वनस्पति भी खाते हैं। आंसर हो जाएगा बी, पोषण स्तर 2। प्रत्येक वर्ष मौसमी जलवायु संबंधी उतार चढ़ाव को सहन करने वाले पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो इसे बारहमासी कहते हैं, बारहमासी।
इस प्रकार के पौधों केवल एक मौसम ही उनका जीवन होता है। जैसे कोई फसलें होती हैं, धान, गेहूँ, ये सब, ये होता है थेरोफाइट्स। थेरोफाइट्स इंपॉर्टेंट है ये, थेरोफाइट्स। वनस्पति के अनुक्रमिक विकास देखिए, ये जो हमने बताया था बायोटिक सक्सेशन, तो ये जो है न्यूडेशन पहला हो जाएगा, प्रवास, इसेंस स्थापन, और फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये इसमें एक चरण नहीं दिए हैं, स्पर्धा जो होता है स्थिरीकरण में ही क्या हो जाता है, स्थिरीकरण में चरम चरम क्लाइमेक्स जो है स्थिति हो जाती है। 185 अब देखते हैं। कई खास श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं। खाद्य जाल बनता है, जो भोजन जाल उसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर एक पर कौन से आता है, तो वो जो है कौन सा आता, पादप आता है। अभी हम लोगों ने देखा, देखिए आसान है ये सब। उत्पादक कौन है, ये वृक्ष हैं। और अजैविक तत्व कौन सा है, तो ये वर्षा है। अपघटक कौन है, जीवाणु हैं। बायो डाटा जो है सभी जीव जंतु। 185 देखते हैं अब। प्रदूषण शिखा परिणाम है गुप्त ऊष्मा द्वारा उत्पन्न असामान्यताओं का जो है ये प्रदूषण जो है गुप्त जो है ये है प्रदूषण शिखा। हीट डोम, हीट डोम इसे कहते हैं, हीट डोम। निम्नलिखित शब्दों में कौन से, जैसे ये देखिए नगरीय क्षेत्र में अधिक ऊर्जा जो है निकलती है, तो जिसके कारण जो है हीट डोम का निर्माण होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन किसी पौधे पर निर्भर रहने वाले जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधों पर तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या मूल उपभोक्ता भी उसे कहते हैं। बायोम से संबंधित प्रश्न है अब। तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय, अब इसमें लगभग 100 प्रश्न और बचे, हम लोग आज इसको पूरा ही खत्म कर देते हैं जल्दी जल्दी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कहाँ होगा, ये सब रिपीट भी कई क्वेश्चन आएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कांगो बेसिन में होगा। कोणधारी वन जो है, कोणधारी वन उत्तरी कनाडा में होगा। भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में होगा। और ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है मंगोलिया में नहीं होगा। मंगोलिया में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई नहीं जाती, तो ये क्या करना है, इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसमें सभी होते हैं जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए, चाहे पौधे हों चाहे, सभी होते हैं जैव विविधता में। तो जीवों के लिए हो जाएगा ऑप्शन। 192 देखते हैं। इसमें देखिए याद कर लीजिए, इसे वनस्पति में कौन सी जाति उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित नहीं है, तो निर्मली, खेजड़ा, तेंदू, हल्दू, बबूल। तो इसमें जो है सी और डी, सी और डी इसका ऑप्शन दे रहे हैं, तेंदू और हल्दू इसमें उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित नहीं है। अब इसमें देखिए कौन कौन से दिए गए हैं, इसको याद करना पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से हैं, ताड़ है, महोगनी है, नारियल, एबोनी, अबूना, अबनूस, बांस, रोजवुड, बेंत आदि, ये जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है महोगनी, आबनूस, एबनी, तीन, महोगनी, एबनी और आबनूस। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले जो वन हैं वो साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, आंवला, हर्रे, बहेड़े आदि जो है मानसूनी वन है। घास के जो मैदान है वो सवाना, लानोज, कंपोज और पार्कलैंड है। ये शुष्क मरुस्थलीय खजूर, रीठा, केर, बेर, करील आदि ये सब होता है। डेल्टाई में मैंग्रोव होता है।
कैसूरीना, फोनिक्स, नीपा, सुंदरी, सुंदरबन में जो पाया जाता है। डेल्टाई वन है, पर्वतीय वन, फर, स्पूर, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन आदि। निम्नलिखित वनस्पतियों के स्तर को उनके ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रभावी स्तर, शाकेय स्तर, भू स्तर, सह प्रभावी स्तर। तो देखिए भू स्तर जो दिया गया है सबसे नीचे होगा, फिर जो है शाकेय स्तर हो जाएगा, फिर सह प्रभावी स्तर हो जाएगा, फिर प्रभावी स्तर हो जाएगा। DBCA, DBCA डी होना चाहिए इसका आंसर, 193 का, हाँ डी ठीक है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये भी आसान क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली एक क्या है? ये भूमध्य सागरीय जलवायु का उदाहरण है। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं? जेरोफाइट्स जो है जैव समुदाय क्या होता है? उस वर्ग को वनस्पति प्रदर्शित करता है जो पाई जाती है, जेरोफाइट्स। तो ये जो है उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, आंसर हो जाएगा बी। अभी हम लोगों ने देखा था जेरोफाइट्स के बारे में। जेरोफाइट्स क्या है? उष्णकटिबंधीय हाइड्रोफाइट्स, जल की ऊपरी सतह पर वनस्पति। हाइग्रोफाइट अधिक आर्द्रता में पाए। जेरोफाइट मरुस्थलीय। ये ट्रोपोफाइट है। जेरोफाइट, मेसोफाइट, ये वो शीतोष्ण तैगा वनस्पतियाँ होती हैं। क्रायोफाइट शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पति होती हैं। हैलोफाइट नमकीन जो है मिट्टी। थियोफाइट कठोर चट्टान पर उगने वाली वनस्पति। पायरोफाइट अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति, सवाना क्षेत्र की। पायरोफाइट। कैलिफोर्निया के मध्य सागरीय वायु में पाई जाने वाली झाड़ियों को, कैलिफोर्निया में जो झाड़ी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? चैपरल कहते हैं। चैपरल होती है। और चिली में, कैलिफोर्निया में चैपरल के समान झाड़ी को मैटोरोल कहते हैं। चिली में मैटरोल कहते हैं चिली को। सभी वानस्पतिक साम्राज्यों का व्यापक साम्राज्य है सभी। तो ये बोरियल वन जहाँ आएगा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं क्षेत्रों में, बोरियल वन तो याद कर लीजिए। फिर आएगा बोरियल वन, टैगा या बोरियल या कोणधाली वन बायोम शीतोष्ण समशीतोष्ण क्षेत्रों की विशिष्टता है। इस बायोम का विस्तार 50 से 70 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में एक विस्तृत पट्टी के रूप में कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, साइबेरिया में फैले हुए हैं। यह वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। इन वनों में स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च अधिकांश वनस्पतिवाद है। यह बायोम विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इस बायोम में अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि। तो स्थान संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो नेशनल पार्क में उसी स्थान पर जीवों का संरक्षण होता है, वन्य जीव अभयारण्य में भी होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी होता है, लेकिन बोटेनिकल गार्डन जो है स्व स्थानीय संरक्षण का नहीं है। ये बी हो जाएगा इसका। 201 भूमध्य सागर से ध्रुव की तरफ यात्रा करते हुए वनस्पति का सही क्रम क्या होगा? तो टुंड्रा सबसे लास्ट में होगा, मरुस्थली बीच में होगा, उष्णकटिबंधीय पहले होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को डैश नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। तो तीन देते हैं। मानसूनी वनों को डैश नाम, मानसूनी वन से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं जैसे आम, ये सब मानसूनी वन है। ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? सुई पत्ती, शंख वृक्ष, ये जो है रूफर अभी हम लोगों ने देखा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन ये भी सही है, सागवन, सागवन, ये सब। मध्य अक्षांशीय मिश्रित वन जो है रोजवुड और आयरनवुड, ये नहीं है, ये बल्कि जो है ये विषुवत रेखीय वन है। रोजवुड, रोजवुड आयरन विषुवत रेखीय वन बायोम के अंतर्गत आता है, इसलिए सी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ये। वह निश्चित दशा जिसमें संपूर्ण पादप एवं जंतु समुदाय अंतर संबंधित होते हैं उसे क्या कहते हैं? निश्चित दशा जिसमें जीवोम होता है, जीवोम उसे कहते हैं, या बायोम। प्रत्येक दिन समान से अधिक या कम होता है। समुद्र की हवाएं तत्स्पष्ट उज्ज्वल
उज्ज्वल सुबह होती है, जैसे सूर्य आकाश में ऊंचा चढ़ता है, फिर गर्मी बढ़ती है, काले बादल छाते हैं, बिजली से बारिश होती है, लेकिन बारिश जल्द खत्म हो जाती है। तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए बात कर रहे हैं। ये 206 भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र। पृथ्वी सतह पर कौन सा क्षेत्र तापरोधन की उच्चतम मात्रा प्राप्त करता है? तापरोधन की उच्चतम मात्रा कौन सा प्राप्त करता है? ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान होते हैं। निम्नलिखित में कौन मरुस्थलीय वनस्पति का एक उदाहरण है? मरुस्थलीय एकासिया और कैक्टस। कैक्टस आ गया आप तो आसान हो गया। उष्णकटिबंधीय मानसून भूमि में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? उष्णकटिबंधीय, यहाँ कृषि सबसे ज्यादा होती है। निम्नलिखित विकल्प में गलत कथन का चयन करें। भूमध्य रेखा में स्पष्ट भूभाग तेजी से ठीक हो जाते हैं। स्थिर समुदायों में एक रेडवुड वन, ऊंचाई उच्च ऊंचाई पर एक देवदार वन शामिल है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जीवित रहने के लिए अधिकतम जैव संहति और स्थिरता की तरफ अग्रसर होता है। इसमें क्या गलत कथन करना है? 210 का जो है एक भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। और तो ये जो है कह रहे हैं कि जैसे भूमध्य रेखा में जब अगर वनों को काट दिया जाता है तो जल्दी से वो नहीं उग पाते हैं। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। ये तेजी से ठीक नहीं होते बल्कि उसमें टाइम लगता है, क्योंकि जो है बारिश अधिक होती रहती है, मिट्टी को कटाव होता रहता है। 210 का ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ए आर बालेस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाती है? तो ये 6 बताया था इन्होंने। भौगोलिक प्रदेशों को यह बालेस ने 1876 में 6 भागों में विभाजित किया। पूरा पाषाण, इथोपिया का इलाका, प्राच्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया इलाका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र है। कड़ाके की ठंड और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के चलते टुंड्रा जलवायु में वनस्पति जगत की कुल प्रजातियों में में से मात्र 10% पाई जाती है। तो ये जो है फैक्ट है, इसे 3% याद कर लीजिए। भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या है 3। टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण बायोम और उष्णकटिबंधीय बायोम। 3 ही महत्वपूर्ण है आधारभूत। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभी तक स्थापित आरक्षित जीव मंडल से संबंधित नहीं है? ये कच्छ की खाड़ी है। 214 के बाद 200। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी गर्म मतलब हॉट स्पॉट मान्यता दी गई थी? पश्चिमी घाट है। मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है तो बोरियल वन सबसे ज़्यादा जो है उनका दोहन हुआ है, क्योंकि इनको मुलायम लकड़ी के लिए काटा जाता है। पेड़ पौधों जो विघ्न की उच्च सघनता के मध्य एवं तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है रूडर रूडर्स। याद कर लीजिए आप लोग, ऐसा क्वेश्चन यूजीसी पूछ लेता है। ये देखिए, ये कह रहे हैं पर्यावरण पर्वतीय पर्यावरण में बढ़ते क्रम में वनस्पतिक मेखला का सही क्रम क्या है? तो सबसे लास्ट जो है ये देखिए, अल्पाइन सबसे ऊपर होगा, फिर अधः अल्पाइन होगा, फिर पर्वतीय, फिर अधः पर्वतीय। तो अल्पाइन सबसे पहले होगा ऊपर। पढ़ते हुए क्रम में करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया ये इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे ऊपर जो है अल्पाइन होगा। सबसे पहले अधः पर्वतीय होगा, पर्वतीय होगा, फिर अधः अल्पाइन होगा, फिर अल्पाइन होगा। हम ऊपर से नीचे कर दिए, इसको वो ऊपर करना है, बढ़ते हुए क्रम में करना है। सबसे ऊपर अल्पाइन होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 218। 219। पादपों और पशुओं का प्रचुरतम प्रकार निम्नलिखित में पाया जाता है?
तो सबसे अधिक जो होता है, मतलब कि जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, एक तरह से वही पूछ रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ये देखिए कथन और कारण दिए हैं। प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। एक किस्मों तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं। ठीक है, तीनों सही है कथन, तीनों सही है। उष्णकटिबंधीय वायुम, भूमध्य सागरीय वायुम, शीतोष्ण कटिबंधीय वायुम, टुंड्रा वायुम, कौन प्रथम क्रम के हैं? तो इसमें जो भूमध्य सागरीय वायुम छोड़ दीजिए, तो उष्णकटिबंधीय वायुम, शीतोष्ण और टुंड्रा, तीन जो है आधारभूत हैं। हिकिस्टोथर्मल पौधे जो होते हैं वो शीत मरुस्थल में होते हैं। ये हिकिस्टोथर्मल, जहाँ पे शीत जलवायु होती है, शीत जलवायु होती है, लेकिन वहाँ वर्षा नहीं होती। शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। ये किसे फेनेरोफाइट की विशेषता नहीं है? फेनेरोफाइट वे अत्यधिक शीत अथवा उष्ण तापक्रम, सूखे और तीव्रगामी हवाओं के प्रभाव को सह सकती हैं। ये सही है। वे सामान्यतः शीतोष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। वे ऊंचे चिरस्थायी वृक्ष, झाड़ और छोटे पौधे होते हैं। वे इन पौधों के पुनः पैदा होने वाली कलियां सदैव दबी रहती हैं। ये जो है विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। भूमध्यरेखीय जीवों में अधिकतम जैविक विविधता मिलती है। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में बहुत उपजाऊ कटिबंधीय मिट्टियाँ मिलती हैं। तो उपजाऊ कटिबंधीय मिट्टी तो नहीं मिलती हैं, और ना ही भूमध्यरेखीय जीवों में अधिकतम जैव विविधता मिलती है। जैव विविधता तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है, उष्णकटिबंधीय। लेकिन इस ऑप्शन में चूंकि ये दिया नहीं गया है, तो हम ए को सही मान लेंगे और आर को गलत मानेंगे। जो भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में होता है, वहाँ तापमान और वर्षा सबसे अधिक होती है। वहाँ पे जैव विविधता सिद्धांततः जो है अधिक होनी चाहिए भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में। लेकिन भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में जो सूक्ष्म जीवी गतिविधियां हैं, माइक्रो एक्टिविटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बहुत सारे पेड़ पौधों को खा लेती हैं, जिस कारण से जैव विविधता भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में ना हो करके सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, ट्रॉपिकल रीजन में होता है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम ए को सही मान सकते हैं। निम्न में कौन सा एक सवाना बायोम की विशेषता? सवाना बायोम, सवाना बायोम में क्या होता है? वनस्पति समुदाय में वृक्षों को वितांत मुकुट परत, झाड़ियों के मध्य परत और घासों की भूमि की परत, तीन स्तरीय संरचना होती है ये सवाना बायोम में। निम्न में कौन से विश्व का फेफड़ा हो गया? विश्व वर्षा वन हो गया, बार बार क्वेश्चन आ चुका है। 227 देखते हैं। देखिए किसका सुमेलित नहीं है? पीट जो है निम्न कोटि का कोयला, ठीक है। कंपोज जो है उष्णकटिबंधीय घास मैदान, ठीक है। क्रोमियम जो है खनिज ईंधन नहीं है ये। एजेंडा जो है कहवा की खेती होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी देखिए ये मिलाना है बबूल, बबूल ये जो है सवाना का हो जाएगा, सहारा रेजी सहारा, और भूमध्य सागरीय हापूसा, हापूसा जो है भूमध्य सागरीय है। अब हाँ, हापूसा भूमध्य सागरीय हो जाएगा। अब बायो बायोबाब, ये जो एक वृक्ष होता है ये सहारा नहीं, ये सवाना में होता है। बायो बाब, बायोबाब जो वृक्ष होता है, की तनाएं बहुत मोटी होती हैं, और मोटी मोटी जो है इसकी पत्तियां होती हैं, ऐसे पेड़ होता है। तो इसकी तना इतना मोटा होता है, इसके अंदर बहुत सारे जो है लाखों लीटर पानी जो है इसके अंदर रहता है। अगर जब सूखे की स्थिति होती है सवाना क्षेत्र में, इसमें से हल्का सा छेद करके वो लोग पानी निकाल लेते हैं इनके जड़ों में। एकदम टैंक जैसा होता है बाओबाब का वृक्ष, पानी निकाल के उसका उपयोग करते हैं। ये सवाना क्षेत्र में है। बायोबाब बहुत प्रसिद्ध पेड़ है ये। और ह- हापूसा जो है भूमध्य सागरीय हो गया।
बबूल सहारा हो गया, अधिजीवी जो है भूमध्य रेखीय हो गया। भारतीय बाघों की प्राकृतिक वास जो है बंगाल टाइगर जो है तो सुंदरवन में पाया जाता है। मेघालय में नोकरेक है, एक क्या है, राष्ट्रीय और वन्य जीव दोनों है ये। ए और डी नहीं, जीव मंडल और राष्ट्रीय दोनों, ए और डी दोनों होगा ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है क्योंकि आर्द्रता कमी हो जाती है, तो वो जो है वृक्ष क्या करते हैं, पत्तों को गिरा देते हैं जिससे कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो। पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान पाया जाता है, गर्म स्थान जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बार बार हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन से एक यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित नहीं है। मानस हो जाएगा, 234 व 235 देखते हैं। ये देखिए आसान है, पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल ये सिमलीपाल उड़ीसा में है, मानस असम में है, अगस्तमलाई केरल में है। ये जो है पूर्वी अफ्रीका में विषुवत पर्वतों में विभिन्न उन्नत फ्रांस पर वनस्पतिक मेखला घटते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर करना है, ऊपर से नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, अल्पाइन पाया जाएगा, सबसे पहले अल्पाइन ही हो जाएगा, फिर निम्न भूमि होगा, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ऊपर क्षेत्र में अल्पाइन पाया जाता है, इसको याद रखिए। ये 237 देखते हैं अब। जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है। जब अगर बहुत दिन से सूखा हो जाए तो बलात् जो है विसरण होता है जीवों में। अगस्त्यमलाई जयमंडल ये जो है कहाँ है, तो ये केरल में है। शाक भक्षी और मांस भक्षी पौधों पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लकड़बग्घा की विशाल संख्या पाई जाती है। ये जो है अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में पाया जाता है, सवाना। घास और अन्य वनस्पति वर्धक आवरण सेल्वा क्षेत्र तक सीमित है। वृक्षों के पृथक छत्र संलीन हो और वन तंत्र के ऊपर गहन छतरी के रूप में पाया जाता है। ये देखिए सेल्वा क्षेत्र मतलब जो ब्राजील का जो क्षेत्र है, उसमें क्या होता है कि वनस्पति आवरण इतना अधिक हो जाता है कि सूर्य की रोशनी जो है घासों पर नहीं पाया जाता। ये केवल जो है उसी क्षेत्र में होता है, ब्राज़ील और सेल्वा क्षेत्र में। ये सही है कथन और ये कारण भी जो है सही है। तो इस तरह छतरी का निर्माण कर देते हैं कि जो नीचे जो है घास और इन सब का विकास नहीं हो पाता है। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करते हैं। 241 देखते हैं कि कौन सा वनस्पति जगत विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है। तो ये बोरियल, ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, ये भी हो गया। और ये भी बहुत आसान है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, समशीतोष्ण घास मैदान। तो देखिए समशीतोष्ण समशीतोष्ण जो है समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय जो वन होगा वो क्या हो जाएगा, सेल्वा हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन इसमें कौन सा है, हाँ सवाना हो जाएगा, सवाना हो जाएगा। और पंपाज जो है क्या हो जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास, घास स्थल, अच्छा घास भी दिया है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है ये सवाना हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय वन जो है सेल्वा हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा सेल्वा हो जाएगा। और समशीतोष्ण जो है, समशीतोष्ण घास स्थल पंपाज, अच्छा पंपाज भी दिया है। एक मिनट, दो दो दिया गया है इसीलिए गड़बड़ हो गया। उष्णकटिबंधीय घास मैदान, घास जो है कहाँ हो जाएगा, ये सवाना हो जाएगा, सवाना। और समशीतोष्ण घास ये पंपाज हो जाएगा। वन जो है सेल्वा हो जाएगा और समशीतोष्ण वन जो है टैगा हो जाएगा। वन और घास में कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए। किस पारिस्थित बड़े शिकारियों की भूमि कहाँ कहा जाता है, इस सवाना। ये पौधों और जंतुओं को सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है, सर्वाधिक प्रजाति विविधता।
तो उष्ण आर्द्र वर्षा वनों में। विभिन्न पादों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? तो फैक्ट है 60 से 98। जीवमंडल पादों को का सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि जीव द्रव्य के आवश्यक अंग के रूप में जल का महत्वपूर्ण होता है। पौधों के शरीर में 60 से 98% जल का अंश होता है। पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय जाता है पादप विसरण। पादप विसरण जो है होता है विभिन्न प्रकार को कारणों के फलस्वरूप अपने उत्पत्ति केंद्रों से पौधों को विभिन्न प्रकार का प्रसरण फैलाया जाता है। प्रयोजन के विसरण कहते हैं इसे। पादपों का विसरण बड़े पैमाने पर मुख्य रूप से क्रिटेशियस युग से टर्सरी युग तक हुआ था। एलनबर्ग ने परितंत्र के पादानुक्रमिक वर्गीकरण के अनुसार वन परितंत्र एक है। तो ये महापरितंत्र माना था उन्होंने। ये क्या है तो देख लेते हैं क्या बताए थे ये। एलनबर्ग के परितंत्र के पदानुक्रमिक वर्गीकरण के अनुसार वन परितंत्र एक महापरितंत्र है। विश्व के परितंत्र को दो बृहद श्रेणियों में विभक्त किया गया है, स्थलीय बायोम, जलीय बायोम। और स्थलीय बायोम को पूरा 4 भागों में बांटा गया, वन, घास, टुंड्रा और मरुस्थल। इस पौधों की सामान्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा माना गया है। किस पौधे की सामान्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की खतरा थ्रेट मान संख्या क्या होती है? तो 6 से 10। थ्रेट मान 6 से 10% होता है। 6 से 10% हो जाएगा मतलब थ्रेट हो गया उनके लिए। देखिए चरमोत्कर्ष वनस्पति प्रकृति के एक चरम मोनो सिद्धांत कहलाता है। ये जैविक, हमने बताया था जैविक अनुक्रमण में क्या होता है कि क्षेत्रीय जलवायु चरमोत्कर्ष वनस्पति का प्रमुख नियंत्रण है। जलवायु जो है, जलवायु जो है होता है इसमें महत्वपूर्ण। कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है? कौन वर्षा वन बायोम, वर्षा वन क्या होता है? हम लोगों ने भी पढ़ा कि एक जो है वनस्पति समुदाय में 4 ऊर्ध्वाधर प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी, भूमि परतें होती हैं वर्षा वन में। वर्षा वन में जो है सूर्य का प्रकाश नीचे घास तक नहीं पड़ा। ला प्लाटा निम्न भूमि में कौन सा कथन सही है? जो दक्षिण में पंपास में मिलती हैं नदियां द्वारा लाई गई जोड़ों के निक्षेप से निर्मित है। ला प्लाटा वही है जो दक्षिणी अमेरिका में है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ला प्लाटा पराना परागवे नदी तंत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप हैं। यूनेस्को के जीवमंडल प्राक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यूनेस्को में ये पुनर्जनन भूमिका ये नहीं है। अधिपादप विश्वतीय वनों में पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एपीफाइट्स जो होता है इसमें आर्किड और फर्न इसके उदाहरण हैं जो टहनियों पर रहते हैं। वनों का उत्तरी विस्तार तापक्रम निम्नलिखित में से किस मात्रा में निर्धारित होता है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? तो अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी साइबेरिया, ये सब सही है। 256 57 देते हैं। जैव विविधता भारत का योगदान 8% है। फैक्ट है, याद कर लीजिए इसे, 8% है। ये जीवाश्म ब्रह्मगिरी कुंडी रोहिया, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन है। जीवाश्म जो है कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, कुंडी तमिलनाडु में है, रोहिया हिमाचल प्रदेश में है। टुंड्रा में परिवहन का जो है क्या है? स्लेज प्रमुख संसाधन है। और ये देखिए टुंडला सवाना ऑस्ट्रेलिया का देखिए कंगारू हो जाएगा, और अंटार्कटिका का पेंगुइन हो जाएगा, जेबरा जो है सवानक हो जाएगा, टुंडला का रेंडियर हो जाएगा। 261। वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहा जाता है, तो निवास से कहता है उसे। किस क्षेत्र में समोद्भिदों की बहुलता होती है? तो ये शीतोष्ण क्षेत्र में होती है। समोद्भिदों की बहुलता जो है शीतोष्ण क्षेत्र में। सवाना बायोम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो वो उष्णकटिबंधीय शुष्क जो क्षेत्र होता है।
264 देखते हैं। कुछ शीतोष्ण प्रदेशों में घास के मैदान उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिए गए हैं। इन भागों में तापमान कम होना वर्षा को अधिक प्रभावी बनाता है। तो दोनों कथन और कारण सही है और व्याख्या भी करते हैं। चरनोजम मिट्टी का जैसे विकास होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक वनस्पति क्षेत्रों का क्रम पहचानिए। भूमध्य रेखा से तो भूमध्य रेखा में क्या हो जाएगा? तेलवा वन हो जाएगा, फिर जो है थोड़ा शुष्क होगा, फिर सवाना हो जाएगा, फिर टैगा टुंड्रा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, ये क्या कह रहे हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्रफल क्या था? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कौन कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसमें सबसे अधिक जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, फिर एशिया में, फिर बढ़ते क्रम में करना है। सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, फिर एशिया हो जाएगा, फिर अफ्रीका हो जाएगा और दक्षिणी अमेरिका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे अधिक ब्राज़ील में हो जाएगा, इसीलिए दक्षिण अमेरिका का जो है सबसे ज़्यादा होगा। सी, लास्ट में सी होगा। देखिए इसमें दिया गया दक्षिण अफ्रीका का जो है 91% है, एशिया का 21% है, अफ्रीका का 19% है। चरनोजम मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? अभी हम लोगों ने देखा, वो स्टेपीज घास के मैदान में जो है, स्टेपीज घास के मैदान में। 267 का सी। काजीरंगा जो है असम हो जाएगा। और ये जो है देखिए वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? लामजाओ मणिपुर में है, पेरियार केरल में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। कौन सा क्षेत्र विश्व का बृहद जैव विविधता क्षेत्र नहीं है? जो मैक्सिको, मेडागास्कर, ये टर्की जो है नहीं है। 71। निम्न में किससे भूमंडलीय कार्बन सिंक जो है, यही भूमध्य रेखीय वर्षावन। मरुस्थलीय वन बायोम वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वन जो मरुस्थलीय वायु में वनस्पति क्या होती हैं कि उनके जो रूट्स होते हैं वो अधिक अंदर तक जाते हैं, उनका अच्छा विकास होता है। तो छोटी जो है टेप रूट नहीं होती उनकी, ये गलत हो जाएगा। मरुद्भिद वनस्पति निम्न में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती हैं? मरुद्भिद वनस्पति तो सूखा परिस्थिति के विरुद्ध। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय उनमें क्या होता है? ग्रीष्म काल जो है सूखा होता है और शीत जो है शीतकाल जो होता है वो नम्र होता है, आर्द्र होता है। शुष्क ग्रीष्म और आर्द्र शीतकाल। ये क्यों होता है इसकी व्याख्या हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, जलवायु विज्ञान वाले में। 274, 275 कहाँ है? 275 में इसमें भी देख लेते हैं। नंदन कानन जो है कहाँ? उड़ीसा में है। काजीरंगा जो है असम में है। बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश, और मेलघाट महाराष्ट्र में। जहाँ घाट आए वो सब महाराष्ट्र में। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अन्न और फल जो है की जलवायु होती है। रसीले फलदार वृक्ष जो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय निम्नलिखित से कौन सा टैगा बायोम है? टैगा, टैगा में अर्ध उत्तरी ध्रुवीय बायोम टैगा। 278 देखते हैं। टैगा वनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो ये वन आच्छादन पर शंकु वृक्ष वृक्षों की प्रमुखता है। वन तल काफी साफ होते हैं। वृक्षों की वृद्धि बहुत तेज होती है। वृक्षों का व्यास बहुधा 2 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच रहता है। तो वृक्षों की वृद्धि बहुत तेज नहीं होती, ये गलत है। भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसे कहते हैं। तो ये बायोम के बारे में बात कर रहे हैं ये। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन कहाँ पाया जाए? टैगा, वही बार बार आ रहा है टैगा। दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को अर्जेंटीना और उरुग्वे में परम्पास। 282। ये भी देखिए आसान है। नोकरेक मानस
सिमलीपाल अगस्त्यमलाई ये आ चुका है, अगस्त्यमलाई केरल में हो जाएगा, अगस्त्यमलाई केरल में होगा, सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा, मानस असम में, नोकरेक मेघालय में। निम्नलिखित में से किस वायु में शीतानुकूलित तो शीत के अनुसार मतलब कोल्ड को जो है आर्कटिक टुंड्रा वायु में होगा। कौन वनस्पति समूह वन वायोम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वन वायोम में उष्णकटिबंधीय सवाना, भूमध्यरेखीय, भूमध्य सागरीय, मानसून पर्वत। वन वायोम में उष्णकटिबंधीय ये वन नहीं होगा, सवाना में झाड़ियाँ पाई जाती हैं, घास के मैदान या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? ब्राजील में। अभी हम लोगों ने देखा 51%, 286-87। विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं है, वन रोपण कौन सा पर्यावरणीय समस्या है? वन देखिए फिर वही पूछ रहे हैं, वन, सवाना, मरुस्थलीय, टुंड्रा। टुंड्रा में अल्पाइन हो जाएगा, मरुस्थलीय जो है ये सवाना वन, वन तो कोणधारी हो जाएगा। हाँ ठीक है, वन कोणधारी हो जाएगा, सवाना उष्णकटिबंधीय जंगल हो जाएगा, और टुंड्रा में अल्पाइन हो जाएगा, मरुस्थलीय में झाड़ी और घास। जीवों में सम्मिलित है, प्राणी और वनस्पति सभी होते हैं इसमें जीवों में। मानवीय क्रियाकलापों से सबसे अधिक जीवों प्रभावित हुआ है, ये बोरियल में सबसे अधिक जो है शोषण हुआ है उसका, तो ये हो गया 289 टू 90। प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय, ये देखिए याद कर लीजिए, इसे वालेस ने जो है इसे दिया था, वालेस ने 1876 में। एक ऐसा जैव बायोम जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है, तो टुंड्रा में जो है, टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। इस बायोम में वर्ष भर सूर्यताप और सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वनस्पति विकास न्यूनतम होता है। इस बायोम में वनस्पति विकास का समय 50 दिनों से भी कम होता है। मृदा हिमानीकृत अवस्था में होती है, इस तरह सदा हिमानीकृत धरातल को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। पादप उद्यान पादपीय उद्यान पादपों के लिए एक प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए किस प्रकार जैव विविधता का संरक्षण का उदाहरण का, जैसे बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पादप उद्यान आ गया, तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, स्वस्थानीय नहीं होता है, वहाँ से पेड़ पौधों जीव जंतुओं को उठाकर उस स्थान में ले जाए जाते हैं, तो इसको बहिर्स्थानीय संरक्षण कहते हैं। बोटेनिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोटेनिकल गार्डन बहिर्स्थानीय। 293। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है? भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा, सूखा कौन सा भूगर्भिक होगा? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए दक्षिण वेल्स हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, अरे हाँ दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और दक्षिण अमेरिका जो है हो जाएगा पम्पास हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो जाएगा, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज हो जाएगा। ये वेल्स हो गया, प्रेरी हो गया, पास, और डाउन्स हो गया। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु है। टुंड्रा प्रदेश में मिलने वाला सामान्य जानवर कौन सा? रेंडियर है। 296। हाँ, ये जो है ये जैवमंडल के क्वेश्चन जो है इसमें दिए थे, जैवमंडल के 296 क्वेश्चन। ये जैवमंडल भी हो गया हमारा, भारत का भूगोल हो गया, और भौतिक भूगोल में अब ये जो है तीनों पार्ट खत्म हो गया, चारों पार्ट, भू आकृति और जलवायु और समुद्र और ये जैवमंडल, ये चारों जो है सेक्शन खत्म हो गया, और भारत का भूगोल भी हो गया है। तो अब हम लोग आर्थिक भूगोल या मानव भूगोल की शाखा में जो है अब क्वेश्चन जितने बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे।